everyone, welcome back to my channel. I am Neha, an assistant professor, and today I'll be answering some of the most asked questions related to becoming an assistant professor or related to NET, GATE, etc. So without wasting any time, let's get started. So the first question that we have is, आप प्रोफेसर कैसे बनी? पूरा डिटेल वीडियो बनाओ ना. So my journey of becoming an assistant professor, इस पूरे टॉपिक पर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. बट आंसरिंग ब्रीफली, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, उसी टाइम मैंने नेट का एग्जाम दिया एंड आई क्वालिफाइड दैट एग्जाम. अब नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपके नाम के आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का टैग लग जाता है. एंड वंस यू हैव दैट, यू कैन गो अप्लाई इन द कॉलेजेस एंड बस इसी तरीके से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी. मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, मैम टोटल कितने साल लगेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? ओके, गुड क्वेश्चन. सो इट डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन योर एजुकेशनल स्टेटस कि आप अभी अपने एजुकेशनल स्टेटस में कहाँ पर हैं. तो मैं एक जनरल आंसर देती हूँ. 12th करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा. ग्रेजुएशन करने के बाद आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, जिस सब्जेक्ट पर आपको अपना करियर बनाना होता है या फिर जिस सब्जेक्ट के लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है. आफ्टर कंप्लीटिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही नेट का एग्जाम आप दे सकते हैं या फिर आप सेट का भी एग्जाम दे सकते हैं. सो नेट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वेयर सेट स्टैंड्स फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट. अब अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप पूरे इंडिया में एलिजिबल हैं टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी कॉलेज और इन एनी यूनिवर्सिटी. वेयरएज अगर आप सेट क्वालिफाई करते हैं, इट स्टैंड्स फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट. तो आप जिस स्टेट का सेट क्वालिफाई करेंगे, आप सिर्फ उस स्टेट में ही एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव क्वालिफाइड एमपी सेट, देन मैं एमपी के ही कॉलेजेस में प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हूँ. सो यस, दिस इज हाउ नेट और सेट वर्क्स इन इंडिया. तो ये तो हो गया बिल्कुल एंट्री गेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए. बट इफ यू वांट टू रियली स्टे इन दिस फील्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म, देन आपको नेट या सेट क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी भी करनी पड़ेगी. ओके, बट यहाँ पर मैं पीएचडी इंक्लूड नहीं करी बिकॉज देयर आर यूनिवर्सिटीज, देयर आर कॉलेजेस जो कि पीएचडी को कंपलसरी अभी नहीं मानते हैं. ओके, बट ऐसा नहीं है. फॉर अ लॉन्गर रन यू नीड अ पीएचडी. तो आपको नेट या सेट क्वालिफाई करने के बाद आप प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल तो हो जाएंगे. बट अगर आपको परमानेंट प्लेस चाहिए, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आपको हमेशा इसी फील्ड में रहना है, तो आपको पीएचडी भी करनी पड़ेगी. सो यस, दिस इज द कंप्लीट रोड मैप. अब कितने साल लगेंगे वो तो हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है. कुछ लोगों का नेट एंड सेट जल्दी क्लियर हो जाता है, कुछ लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं. सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, नेट क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई और एग्जाम देना पड़ता है क्या? तो हाँ जी, कोई और नहीं, हमें बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए. तो अब देखो, जब आपने नेट या सेट क्लियर किया तो आपने सिर्फ अपने लिए एंट्री लेवल डोर्स खोल लिए प्रोफेसर बनने के लिए. लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मतलब अगर आपको गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट के एग्जाम्स देने पड़ेंगे. जैसे कि एमपीपीएससी का एग्जाम होता है एमपी में गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने. देन वी हैव एचपीएससी जो कि हरियाणा पीएससी होता है, यूपी पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी. तो इसी तरीके से आप गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में. ओके, तो नेट या सेट क्वालिफाई करने के बाद आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती. यस, देयर आर सम केसेस जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज या तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अपने खुद के इंडिपेंडेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं एंड देन दे सी योर एपीआई स्कोर. नाउ व्हाट इज एपीआई स्कोर? अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन स्टेटस कि अगर आपका पीएचडी है तो आपके कुछ मार्क्स ऐड होते हैं, एमएससी है तो कुछ मार्क्स ऐड होंगे, नेट है तो कुछ मार्क्स ऐड होंगे, देन आपने कितने रिसर्च पब्लिकेशंस कर रखे हैं. तो बेसिकली आपका एक एपीआई स्कोर बनता है एंड देन उसके बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है. बट ऑल्सो ये जो केस है एपीआई स्कोर वाला, ये पहले चलता था. अब तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर पीएससी के एग्जाम्स के थ्रू ही आप गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं. तो यस, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा. नेट या सेट से आपने अपने लिए एंट्री तो कर ली, लेकिन अगर आपको इस फील्ड में सस्टेन करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको पीएससी के एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे. एंड यस, एंड यू विल हैव टू क्वालिफाई देम टू बिकम अ गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर. Then we have the next question which says, can you become a school teacher after UGC NET? Okay, देखो, जैसे प्रोफेसर बनने के लिए एक अलग रोड मैप है, वैसे एक स्कूल टीचर बनने के लिए या फिर एक स्कूल लेक्चरर बनने के लिए अलग रोड मैप होता है. ओके, अगर आप प्रोफेसर का रोड मैप फॉलो करके स्कूल टीचर बनने की कोशिश कर रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली अगर आप स्कूल टीचर का रोड मैप फॉलो करके प्रोफेसर बनने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी पॉसिबल नहीं है. दे बोथ हैव कंप्लीटली डिफरेंट, सेपरेट, इंडिपेंडेंट पाथ्स. अगर आपको स्कूल टीचर बनना है या फिर अगर आप स्कूल लेक्चरर में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं,
B.Ed. Whereas if you want to become a professor, then आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको PhD करना पड़ेगा, which is again a complete different path. So ऐसा नहीं है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप स्कूल टीचर बन सकते हो, या फिर अगर आपने B.Ed कर लिया तो आप कॉलेज प्रोफेसर बन जाओगे. Yes, there are some schools जो कि एक PhD या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पर्सन को भी अलाउ करते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, बट अगेन फॉर अ लॉन्गर रन आपको B.Ed करना ही पड़ेगा. एंड देन स्कूल लेवल के भी खुद के कुछ एग्जाम्स होते हैं, वो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स. ओके, प्राइवेट में तो आप जा सकते हो. Similarly, college के लिए भी there is completely different criteria. Okay, don't mix both of them. I understand कि दोनों academia की field है and दोनों lecturership की field है, तो हम confuse हो जाते हैं काफी बार. And I have also seen some of the people thinking that कि चलो हम नेट की तैयारी करेंगे, अगर कॉलेज में नहीं मिला तो स्कूल में तो मिल ही जाएगा. Okay, so please have this clarity कि नेट के थ्रू आप कॉलेज में एलिजिबल हैं लेक्चर्स देने के लिए, स्कूल में नहीं. सिमिलरली B.Ed के बाद आप स्कूल में एलिजिबल हैं, कॉलेज में नहीं. ओके, सो फॉर अ लॉन्गर रन, अगर आप किसी भी फील्ड में लॉन्गर रन के लिए जा रहे हैं तो आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. हाय, कैन यू प्लीज सजेस्ट एनी गुड बुक फॉर जनरल एप्टीट्यूड फॉर CSIR नेट इन मैथमेटिकल साइंसेस? ओके, सो CSIR नेट के एग्जाम में 30 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आ रहा होता है. ओके, लुक, द बेस्ट वे टू प्रिपेयर इज आप पिछले 10 साल के PYQs उठा लीजिए, उसमें जनरल एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सब प्रिपेयर कीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. आई विल गारंटी कि जो आपका 11th ईयर का पेपर होगा वो आपको बन रहा होगा, डेफिनेटली बन रहा होगा. ओके, इट इज दैट सिंपल. मतलब जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको अलग से कोई कोर्स खरीदने के लिए, कोई बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप सिर्फ पिछले 10 साल के PYQ उठा लीजिए, सॉल्व इट वेरी नाइसली. अगर आप हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करते हो ना, आई विल गारंटी कि आपको 11th ईयर का, मतलब जो नेक्स्ट ईयर का, अपकमिंग ईयर का जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा वो आपको जरूर बनेगा. बिकॉज अगर आपने 10 साल के लगा लिए ना, आपको खुद में पैटर्न पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है. देन यू नो लाइक यू विल गेट सम और द अदर पैटर्न कि इस तरीके के क्वेश्चंस डेफिनेटली आने वाले हैं. तो yes, this is how I prepared. But since you guys asked me for a book, I will suggest one book, and it's not a promotional video. And मैंने खुद भी जनरल एप्टीट्यूड इस बुक से नहीं पढ़ा था, but many of my friends did, and उनको ये बुक काफी अच्छी लगी. So that is why I'm suggesting this book for you all. So the book is Advanced General Aptitude by GP Sir. तो GP Sir की बहुत अच्छी बुक है, आप देख सकते हैं. But yes, अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड सच में प्रिपेयर करना है, then किसी बुक से अच्छा है कि 10 साल की PYQs उठा लो. PYQs are your Bible. Read them as many as times as you can. Solve them and you will be good to go. Okay, next question we have is नेट की तैयारी कैसे करी आपने? Please guide. Okay, so अब देखो, मैंने नेट क्वालिफाई किया 3 बार, जिसमें से 2 बार मैंने GRF क्वालिफाई किया है. नाउ नेट की तैयारी के टाइम पर मैंने खुद कोई भी कोचिंग नहीं ली थी, एंड मैं किसी को ये भी नहीं सजेस्ट करती कि यू शुड टेक दिस और दैट कोचिंग. कोचिंग लेने के लिए भी आपको चीज पता होना चाहिए कि आपको सच में कोचिंग लेनी चाहिए है या नहीं लेनी चाहिए. उसके लिए द बेस्ट वे इज आप कोई भी एक PYQ उठा लीजिए. ओके, रैंडम, जस्ट टेक अ रैंडम PYQ एंड 3 घंटे बैठकर बिना उठे, ओके, 3 घंटे वैसे बैठो कि आपका एग्जाम चल रहा है, सॉल्व दैट PYQ एंड देन सी कि आपका कितना स्कोर बन रहा है. दैट विल बी योर रॉ स्कोर. दैट मींस आपने बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई किए बिना इतना स्कोर आप लेकर आए हैं. मतलब आपने कोई सच प्रिपरेशन नहीं किया था. ये वो स्कोर है जो आप अगर अभी भी एग्जाम देने जाते हो तो आप इतना तो लेकर ही आओगे. ठीक है. अब बहुत लोगों के केस में क्या होता है ना कि उनकी बेसिक नॉलेज इतना अच्छा होता है कि उनका रॉ स्कोर एक क्वालिफाइंग मार्क्स के इक्वल हो जाता है. तो अब उन जैसे लोगों को कोचिंग लेने की जरूरत ही नहीं है, राइट. बट अगर आपका रॉ स्कोर बहुत कम है, देन यू कैन टेक कोचिंग. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन आप मास्टर्स कर रहे हैं या फिर आप मास्टर्स के बाद 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं. इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी दैट शुड यू रियली गो फॉर अ कोचिंग और नॉट, एंड देन व्हेन शुड यू गो फॉर कोचिंग, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो. ऑल्सो कमेंट मी डाउन कि अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए है या नहीं. बट यस, वन थिंग आई विल हाईली सजेस्ट एंड रिकमेंड एवरीवन इज टू गो विथ टेस्ट सीरीज. मैंने खुद भी 2 से 3 टेस्ट सीरीज ली थी, मतलब 2 टेस्ट सीरीज तो मैंने भी ली थी अलग अलग कोचिंग्स की, एंड एक टेस्ट सीरीज मेरे फ्रेंड ने ले रखी थी जिसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करती थी. नाउ व्हाई डिड आई गो फॉर टेस्ट सीरीज इज बिकॉज़ टेस्ट सीरीज से ना आपको न्यू तरह के क्वेश्चंस पता चलते हैं, पहली चीज तो. सेकेंड इज टेस्ट सीरीज से ना आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो, कि आप समझ जाते हो कि आपको 3 घंटे में इतने क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं, एंड कहाँ पे आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ पे कम टाइम लग रहा है, हाउ यू हैव टू डील विथ टाइम ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम. टेस्ट सीरीज विल रियली हेल्प यू विद दैट.
एंड देन द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज टेस्ट सीरीज से मुझे मेरा एक रैंक मिल रहा था कि सपोज अगर एक टेस्ट 500 लोग दे रहे हैं तो उन 500 लोगों के बीच में मेरा क्या रैंक है। तो मुझे एक रफ आइडिया मिल जाता था कि अगर मैं फाइनल में बैठती हूँ तो मेरा ये रैंक रहेगा, क्योंकि अगर 500 बच्चों में मेरा रैंक 10th है तो फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरा कितना रैंक रहेगा। ओके, मैं एक एस्टिमेट अपना रैंक निकाल सकती थी एंड आई यूज्ड टू इंप्रूव दैट ऑन अ डेली बेसिस। तो टेस्ट सीरीज ने मुझे बहुत हेल्प किया था एंड आई विल हाईली सजेस्ट कि आप टेस्ट सीरीज तो जरूर ले लो। बाकी कोचिंग लेनी है या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैम बीटेक करने के बाद अगर नेट क्लियर कर लिए तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? तो अब गवर्नमेंट ने बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ये एलिजिबिलिटी दे दी है कि आप बीटेक के 4 साल के बाद नेट का एग्जाम दे सकते हो, बट उस नेट के एग्जाम देने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। असिस्टेंट प्रोफेसर कब बन सकते हो आप? अगर आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया विद दैट आपका एमटेक भी कंप्लीट है। मतलब आप ऐसे देखो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट 2 होना ही चाहिए, इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। बट अगर आप बीटेक के बाद नेट क्वालिफाई करते हो यू विल बी एलिजिबल टू गो फॉर अ पीएचडी प्रोग्राम। ओके, आप अपने आप को पीएचडी में एनरोल कर सकते हो, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस आंसर कर दिए होंगे, बट अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ऑल्सो नेट के एग्जाम के लिए सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए हैं, सो मेक श्योर आप सब अच्छे से जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे हो। गिव यू 100%, ट्राई टू क्वालिफाई इट इन दिस सेमेस्टर वाला अटेम्प्ट। 2 महीने में बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए जा सकते हैं, पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस करो एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्वालिफाई इट। विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो very soon. Till then, keep hustling, keep studying, take care, bye.